हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर उद्गम सीरीज फॉर CSIR नेट 2023। मैं हूं डॉक्टर आशीष और आज हम देखने वाले हैं बिहेवियरल इकोलॉजी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें एक जो भी पार्ट्स आते हैं जैसे कि एल्ट्रुइज्म हो गया, हैमिल्टन रूल एंड किन सिलेक्शन हो गया, रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म हो गया, ये पार्ट्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। इसके अलावा सेक्सुअल सिलेक्शंस भी होते हैं, वो भी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, वो बिहेवियरल इकोलॉजी का कुछ पार्ट रहने वाला है। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो पार्ट किया था वो हमने PYQ किए थे, इकोलॉजी के और इवोल्यूशन। हमने 2023 के PYQ देखे थे और ये PYQ थे इकोलॉजी और इवोल्यूशन पार्ट से। तो ये यूजुअली जो थे, ये जो PYQ थे, ये शॉर्ट वाले जो पार्ट बी के PYQ थे, वो वाले PYQ हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे। चलो आज की क्लास में आज हम क्या देखने वाले हैं, जो मेन टॉपिक्स रहेंगे हमारे वो रहेंगे एल्ट्रुइज्म, हैमिल्टन रूल एंड किन सिलेक्शन, और उसके अलावा एक और पार्ट है जिसको क्या बोला जाता है, रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म। इसमें और इसमें कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है। अगर आपको एल्ट्रुइज्म के बारे में पता चल गया तो वो ठीक रहेगा, आपको आप रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म के बारे में बता सकते हैं। चलिए एल्ट्रुइज्म के बारे में देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि बिहेवियरल इकोलॉजी एक्चुअल में क्या होता है। चलो इसको देखते हैं। मान के चलो ये बिहेवियरल इकोलॉजी है, इकोलॉजी का ब्रांच है जो क्या स्टडी करता है, स्टडी अबाउट रिलेशनशिप। ओके, इट स्टडी द रिलेशनशिप किस किस के बीच में, इट स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म बिहेवियर, बिटवीन एन ऑर्गेनिजम्स बिहेवियर, एक ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर और उस एनवायरमेंट जिस एनवायरमेंट में वो बिहेवियर इवोल्व हुआ है और एक्सप्रेस हुआ है। इट इज द स्टडी और द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म, बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट, एंड द एनवायरमेंट in which the behavior is, in which that behavior in which that behavior is expressed or evolved। evolved and expressed। ठीक है, जिस एनवायरमेंट में वो बिहेवियर इवॉल्व हुआ है और जिस एनवायरमेंट में वो बिहेवियर एक्सप्रेस हुआ है, उसकी स्टडी जो हम करते हैं, उसकी ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है उस बिहेवियर की, दैट ब्रांच इज नोन एज बिहेवियरल इकोलॉजी। दैट ब्रांच इज नोन एज बिहेवियरल इकोलॉजी। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, इट डिस्क्राइब द इकोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी बेसिस ऑफ बिहेवियर। जो बिहेवियर जिसकी हम बात कर रहे हैं, बिहेवियरल इकोलॉजी क्या डिस्क्राइब करता है, इट डिस्क्राइब द इकोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी बेसिस ऑफ एनिमल बिहेवियर। इवोल्यूशनरी एंड इकोलॉजिकल बेसिस, एंड इकोलॉजिकल बेसिस ऑफ दैट बिहेवियर, ऑफ दैट बिहेवियर। भाई जिस बिहेवियर के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं ना, उस बिहेवियर की इवोल्यूशनरी बेसिस और इकोलॉजिकल बेसिस के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। ये जो ब्रांच है, जो हमारे पास बिहेवियरल इकोलॉजी जो ब्रांच है, वो डिस्क्राइब करती है इन दोनों चीजों के बारे में। क्या कि एक तो इवोल्यूशनरी बेसिस क्या है इस बिहेवियर का, और उसका इकोलॉजिकल बेसिस जो है वो क्या रहने वाला है उस बिहेवियर का जो हम स्टडी कर रहे हैं। दूसरी बात, इट ऑल्सो स्टडी द रोल ऑफ दैट बिहेवियर। उस बिहेवियर के बारे में जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसका रोल जो है उसको भी डिस्क्राइब करता है।
अब अगर हम बात करें एनिमल्स के ऊपर, हम एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं, अगर हम बात करते हैं एनिमल्स के बारे में, अगर बात कर रहे हैं तो एनिमल्स के अंदर जो बिहेवियर स्टडी किए गए हैं वो यूजुअली दो तीन चीजों को लेकर ही स्टडी किए गए हैं। एनिमल्स के ऊपर क्या हुआ है, द मोस्ट ऑफ द रिसर्च ऑन एनिमल बिहेवियर, एनिमल्स के अंदर क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द रिसर्च जो हुई है, मोस्ट ऑफ द रिसर्च ऑन एनिमल बिहेवियर, जो ज्यादातर रिसर्च हुई है एनिमल बिहेवियर को लेकर के वो कुछ लिमिटेड अमाउंट में, कुछ लिमिटेड चीजों के ऊपर रही है। इसमें से एक तो क्या आता है, एक तो ऑब्टेनिंग फूड, एक तो ऑब्टेनिंग फूड, कि जब वो फूड ऑब्टेन करते हैं उस टाइम क्या बिहेवियर उनका रहता है उसके बारे में स्टडी। एक तो ये हो गया ऑब्टेनिंग फूड, दूसरा हो गया अवॉइडिंग इन बीइंग ईटन, अवॉइडिंग इन बीइंग ईटन, मतलब कि वो किसी प्रीडेटर के प्रे ना बन जाए। और तीसरा क्या है, रिप्रोडक्शन, और तीसरा क्या है, तीसरा है रिप्रोडक्शन, तीसरा क्या है, रिप्रोडक्शन। यूजुअली ज्यादा से ज्यादातर जो रिसर्च हुई है एनिमल बिहेवियर के ऊपर वो उनके फूड ऑब्टेन से रिलेटेड है, कि फूड ऑब्टेनिंग के टाइम पे या फूड ऑब्टेन करते टाइम क्या बिहेवियर शो करते हैं, और जब वो अपने प्रीडेटर से एस्केप करते हैं उससे रिलेटेड है, और तीसरा क्या है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। ये तो था हमारे पास बिहेवियरल इकोलॉजी के बारे में जो इंट्रोडक्टरी बातें हैं, कि ये सारी चीजें हैं। बिहेवियरल इकोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, उसका इवोल्यूशनरी बेसिस, इकोलॉजिकल बेसिस क्या है उस बिहेवियर का, वो बिहेवियर एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में कैसे इवोल्व हुआ है उसके बारे में स्टडी करते हैं हम, और रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स बिहेवियर, इन सब चीजों के बारे में हम स्टडी करते हैं। चलो एल्ट्रुइज्म के बारे में देखते हैं कि एल्ट्रुइज्म क्या होता है। एल्ट्रुइज्म, एल्ट्रुइज्म में क्या होता है, जैसे यूजुअली मान के चलो एक ऑर्गेनिज्म है, वो अपनी लाइफ की परवाह किए बिना किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को बचा रहा है, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज नोन एज एल्ट्रुइज्म। ऐसे बिहेवियर को क्या बोलेंगे, दैट काइंड ऑफ बिहेवियर इज नोन एज एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म में क्या होगा, व्हेन एन एनिमल बिहेवियर बेनिफिट अदर ऑर्गेनिजम्स, व्हेन एन एनिमल बिहेवियर, when an animal behavior benefits the other organism, the other organism, अगर एक ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर जो है वो बेनिफिट कर रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म को एट ए कॉस्ट ऑफ, एट ए कॉस्ट ऑफ इट्स ओन, वो अपनी खुद की कॉस्ट पे, खुद की कॉस्ट मतलब अपनी लाइफ की कॉस्ट पे उसकी परवाह किए बिना अगर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को बचा रहा है, उस तरह के बिहेवियर को क्या बोलेंगे, उस तरह के बिहेवियर को बोलेंगे एल्ट्रुइज्म। उस तरह के बिहेवियर को क्या बोलेंगे, एल्ट्रुइज्म, एट ए कॉस्ट ऑफ इट्स ओन, और एट ए कॉस्ट ऑफ इटसेल्फ भी हम लिख सकते हैं यहां पर, इटसेल्फ, अपनी खुद की कॉस्ट पे वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को बचा रहा है, दैट इज नोन एज एल्ट्रुइज्म, दैट इज नोन एज एल्ट्रुइज्म, उसको बोला जाता है एल्ट्रुइज्म। अब एल्ट्रुइज्म इस तरह का बिहेवियर कहां देखने को मिलता है, तो ये जो बिहेवियर होता है ये सबसे ज्यादा कॉमनली पाया जाता है सोशल ऑर्गेनिजम्स में, या वो ऑर्गेनिजम्स जो सोशल स्ट्रक्चर्स में रहते हैं उनमें ये बिहेवियर ज्यादा देखने को मिलता है। तो इट इज कॉमन इन द स्पीसीज, इट इज कॉमन इन द स्पीसीज with social, with complex social organization, with complex social organization।
सबसे ज्यादा कॉमन ये किन में देखने को मिलेगा, इन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा जो कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में रहते हैं, या जो सोशल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। चलो अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहां पर एग्जाम्पल्स, मैं 2-3 एग्जाम्पल्स यहां पे रखने जा रहा हूं एल्ट्रुइज्म के। तो एग्जाम्पल सबसे पहले हमारे पास आता है एक वेम्पायर बैट। क्या आ गया, वेम्पायर बैट। वेम्पायर बैट, ये वेम्पायर बैट क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, ये ब्लड जो है उसके ऊपर फीड करते हैं। दे फीड ऑन द ब्लड, पहली बात तो ये होगी, फीड ऑन द ब्लड। अब वो रात को ब्लड जो है उसकी सर्च करते हैं, ठीक है, ब्लड की सर्च करेंगे, ब्लड कहाँ है, कहीं से इकट्ठा करेंगे ब्लड को, और वो अपने उन ऑर्गेनिजम्स को देंगे जो उस दिन या उस रात जिनको ब्लड ऑब्टेन नहीं हुआ। बात समझ में आ गई? मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम ये बोले कि वो ऑर्गेनिजम्स जो भूखे रह गए, जो एज्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि क्या नहीं कर सकते, जो कि वो बैट जो कि अपना खुद से ब्लड जो है वो सक नहीं कर सकते किसी भी तरह से, जो कि भूखे रह गए हैं, और ये एक्चुअल में फीड किसके ऊपर करते हैं, ब्लड के ऊपर फीड करते हैं। तो ये वैम्पायर बैट क्या करते हैं, ये वैम्पायर बैट जो है वो जो खुद ब्लड इन्होंने सक करके कहीं से लाया उसको डोनेट करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को जो कि क्या किया, जो कि उस दिन खा नहीं पाए। मतलब खाना खा नहीं पाए का मतलब ये है कि जिनको फीड नहीं मिला, और फीड इनका क्या है, ब्लड है। चलो वैम्पायर बैट हो गया। तो वैम्पायर बैट क्या करते हैं, दे regurgitate the blood and donate to other members. They regurgitate the blood, मतलब वो इकट्ठा करते हैं, ठीक है। ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ये वाली स्पेलिंग, जरा इसको चेक कर लेना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। they regurgitate the blood they regurgitate the blood and donate to other members of their group, and donate to the other members to the other members of their group, of their group। एक तो ये हो गया भाई, इसने मेहनत की है, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म ब्लड को इकट्ठा करके लाए उसने मेहनत की है, उसने अपना कॉस्ट किया है, और बेनिफिट दूसरे ऑर्गेनिज्म को मिल रहा है। इस केस में ये है। दूसरा एक और केस देखते हैं। दूसरा केस है वेरवेट मंकी का। दूसरा केस क्या है, एग्जाम्पल है सेकंड, एग्जाम्पल अपना सेकंड है, ये क्या है, वेरवेट मंकी। वेरवेट मंकी, ये वेरवेट मंकी क्या करते हैं, जैसे मान के चलो वेरवेट मंकी का एक ग्रुप है, और उस ग्रुप में से एक ऑर्गेनिज्म को दिख गया प्रीडेटर। प्रीडेटर दिखा उसको, और उसने क्या किया, उसने अलार्म कॉल कर दिया। क्या किया, अलार्म कॉल। अलार्म कॉल मतलब वो उसको उन बाकी मेंबर्स को एक अलार्म दे रहा है, उनको सचेत कर रहा है, उनको चेतावनी दे रहा है कि यस देयर इज ए प्रीडेटर। तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो प्रीडेटर होगा उसका पूरा का पूरा ध्यान किस पे केंद्रित हो जाएगा, वो मंकी जो कि अलार्म कॉल दे रहा है। ओके, अब उसकी लाइफ तो आ गई खतरे में, उसकी लाइफ आ गई खतरे में, जिसने अलार्म कॉल दिया है जिस मंकी ने, उसकी तो लाइफ आ गई खतरे में, लेकिन उसने अपने पूरे के पूरे ग्रुप को जो है वो प्रीडेटर से बचा लिया। तो ये वारवेट मंकी शो करता है। वारवेट मंकी में क्या होता है, दे गिव अलार्म कॉल टू फॉलोज मंकी अबाउट द प्रीडेटर। वारवेट मंकी क्या करते हैं, दे गिव अलार्म कॉल, अलार्म कॉल टू द फॉलो मंकीज, टू द फॉलो मंकीज अबाउट द प्रीडेटर, अबाउट द प्रीडेटर। प्रीडेटर के बारे में वो अलार्म कॉल देते हैं अपने फेलोज मंकी को। अब क्या होगा, एंड दे अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ प्रीडेटर टुवर्ड्स देम।
कौन? जिसने अलार्म कॉल दी है, जिसने अलार्म कॉल दी है। हु गेव अलार्म कॉल, हु गेव अलार्म कॉल। अब इसमें से जिसने अलार्म कॉल दिया है वो क्या करेगा? वो अट्रैक्ट करेगा प्रीडेटर के अटेंशन को। दे अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ प्रीडेटर्स टुवर्ड्स themselves. They attract the attention of predator attention of predator towards themselves. भाई प्रीडेटर ने देख लिया अब उसको, towards themselves for being eaten, है ना, towards themselves for being eaten। अब प्रीडेटर क्या करेगा? इनको कैप्चर करेगा और इनको खा जाएगा। बीइंग इटन और बीइंग अटैक्ड, बीइंग इटन और बीइंग अटैक्ड। तो ये हो गया। तो ये ऐसा देखने, इस तरह का बिहेवियर देखने को मिलता है हमें किसमें? फारवेट मंकीज के अंदर। एक और एग्जांपल देखो, एक और भी एग्जांपल है, और ये एग्जांपल है किसका? ये है हनी बी के अंदर। हनी बी इज ए सोशल ऑर्गेनिज्म। हनी बी हो गया, एंट हो गया, वास्प हो गया, एंट हो गया, वेस्प हो गया, और क्या हो गया? बी हो गई। अब इनमें क्या है? ऑल दीज आर सोशल ऑर्गेनिजम्स, ये सारे के सारे ग्रुप्स में रहते हैं। अब इनमें एक डिप्लॉयड क्वीन होती है जो कि क्या करती है? एग प्रोड्यूस करती है। क्या होता है इनमें? ये एक सोशल स्ट्रक्चर बना के रहते हैं, दे फॉर्म सोशल स्ट्रक्चर, दे फॉर्म सोशल स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में क्या होता है? एक डिप्लॉयड क्वीन होती है, डिप्लॉयड क्वीन। और ये क्वीन क्या करती है? इट लेज द एग, इट लेज एग। अब इनमें हैप्लॉइड मेल जो होते हैं वो क्या करते हैं? हैप्लॉइड मेल जो होते हैं वो क्या करते हैं? दे फर्टिलाइज द एग। तो ये जो एग हैं, दे आर फर्टिलाइज्ड बाय एग्स, फर्टिलाइज्ड बाय, फर्टिलाइज्ड बाय हैप्लॉइड मेल, हैप्लॉइड मेल। चलो इन दोनों के तो काम हो गए, डिप्लॉइड क्वीन और हैप्लॉइड मेल। इसने फर्टिलाइज कर दिया, इसने एग ले किया था। चलो आगे देखो, आगे क्या होगा? आगे होंगे स्टेराइल वर्कर। इनमें एक कैटेगरी और होती है जो क्या होता है? स्टेराइल फीमेल वर्कर्स। ये होते हैं स्टेराइल, स्टेराइल फीमेल वर्कर्स। अब ये स्टेराइल फीमेल वर्कर्स एक्चुअल में क्या करती हैं? दे शोज द एल्टुरिस्टिक बिहेवियर। अब यहां पे एल्टुरिस्टिक बिहेवियर कौन शो कर रहा है? ये जो स्टेराइल फीमेल वर्कर है ना, ये शो कर रही है एल्टुरिस्टिक बिहेवियर। किस तरह से ये एल्टुरिस्टिक बिहेवियर शो कर रही है? दे डिवोट देयर लाइफ, they devote their life, they devote their life towards the towards the caring, towards the caring of queen। एक तो क्वीन की वो केयर करती रहेंगी, क्वीन की केयर करती हैं। और क्या करती हैं? दे कंस्ट्रक्ट द नेस्ट एंड प्रोटेक्ट द नेस्ट। नेस्ट भी बनाती है, उसको कंस्ट्रक्ट भी करती हैं और उसको प्रोटेक्ट भी करती हैं। दे कंस्ट्रक्ट द नेस्ट and also protect it, and also protect it। नेस्ट को बनाती भी है, नेस्ट को प्रोटेक्ट भी करती है, जो स्टेराइल वर्कर भी हैं। और क्या करेंगे? दे फोरेजिंग फॉर फूड, दे फोरेजिंग, फोरेजिंग फॉर फूड। फूड की सर्च में भी जाती हैं, फूड इकट्ठा भी करके लाती हैं। और ये क्या करती हैं? दे टेंडिंग द लार्वा, टेंडिंग द लार्वा, टेंडिंग द लार्वा। मतलब सारे का सारा काम, मैक्सिमम जो वर्क होता है फॉर ए सोशल स्ट्रक्चर, फॉर ए नेस्ट,
वो सारे के सारे फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? स्टेराइल फीमेल वर्कर्स। तो यहां पर एल्ट्रुइस्ट कौन है? एल्ट्रुइस्ट है स्टेराइल फीमेल वर्कर, स्टेराइल फीमेल वर्कर है। चलो अब हम यहां से देखते हैं भाई, जो ऑर्गेनिज्म इस तरह का बिहेवियर शो करता है उसको बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट। क्या बोलते हैं? एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट। ये हो गया एल्ट्रुइस्ट। और एल्ट्रुइस्ट क्या करता है? एल्ट्रुइस्ट एक्चुअल में क्या करता है? एल्ट्रुइस्टिक एक्ट की वजह से क्या होता है, जो परफॉर्म होता है ना एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्ट जो वो ऑर्गेनिज्म होता है जो परफॉर्म करता है एल्ट्रुइज्म, हु परफॉर्म, हु परफॉर्म एल्ट्रुइज्म, हु परफॉर्म एल्ट्रुइज्म। और ये ऑर्गेनिज्म जो एल्ट्रुइस्ट होता है इसको एक कॉस्ट अदा करनी पड़ती है। ओके, इसको एक कॉस्ट अदा करनी पड़ती है। एल्ट्रुइस्टिक एक्ट डिक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एल्ट्रुइस्ट। ये जो एक्ट है ना एल्ट्रुइस्टिक एक्ट, एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक एक्ट डिक्रीज द चांस ऑफ डिक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एल्ट्रुइस्ट, ऑफ एल्ट्रुइस्ट। जो एल्ट्रुइस्ट होता है जो इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा था, जैसे कि वहां पर कौन था? अलार्मिंग मंकी, जो मंकी अलार्म कॉल दे रहा था वो था वहां पे एल्ट्रुइस्ट। अब वो क्या करेगा? उसका सर्वाइवल का चांस तो जो है वो डिक्रीज हो रहा है ना, सर्वाइवल का चांस क्या हो रहा है उसका? डिक्रीज हो रहा है बाय सम अमाउंट। एल्ट्रुइस्टिक एक्ट डिक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एल्ट्रुइस्ट बाय सम अमाउंट, बाय सम अमाउंट। और उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? उस अमाउंट को बोलते हैं कोस्ट। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोस्ट। और उसको डिनोट करते हैं स्मॉल सी से। उसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल सी से। और ये जो एल्ट्रुइस्ट, जो एल्ट्रुइस्ट होता है, जो एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर शो कर रहा है, उस ऑर्गेनिज्म को एक्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? उसको एक्टर भी बोला जाता है। अब इसका तो सर्वाइवल का चांस तो इंक्रीज होता है। भाई हम एल्ट्रुइज्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो एल्ट्रुइस्ट जो होता है, जो एल्ट्रुइज्म शो कर रहा है, उसका सर्वाइवल का चांस तो कम हो रहा है एट ए कॉस्ट ऑफ सी। लेकिन जो रेसिपिएंट होता है उसका सर्वाइवल का चांस बढ़ रहा है, उसका सर्वाइवल का चांस बढ़ रहा है बाय एन अमाउंट, जिसको क्या बोलेंगे? बी से बेनिफिट से डिनोट करेंगे। तो यहां पे क्या होता है? इट इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल, इट इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ रेसिपिएंट, ऑफ रेसिपिएंट। रेसिपिएंट कौन होता है? जिसको फायदा हुआ। एक्टर कौन था? जिसने अपनी कॉस्ट पे की। इट इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ रेसिपिएंट बाय ए कॉस्ट कॉल्ड बी, कॉल्ड बी। और बाय एन अमाउंट, ठीक है, बाई कॉस्ट नहीं, बाय एन अमाउंट। कॉस्ट की तो बात हो चुकी है। बाय एन अमाउंट, एक अमाउंट से, एक अमाउंट से उसका सर्वाइवल का चांस बढ़ता है, जिसको क्या बोलते हैं? बी। एंड बी डिनोट्स फॉर बेनिफिट, बी डिनोट्स फॉर बेनिफिट। तो एक को क्या हुआ? बेनिफिट हो गया। जो एक्टर है, एक्टर क्या है? एक्टर क्या क्या हुआ? एक्टर अपनी एक कॉस्ट लगा रहा है, जिसको सी से डिनोट करते हैं। रेसिपिएंट जो है, एक होता है रेसिपिएंट। रेसिपिएंट कौन है? रेसिपिएंट वो है जिसको क्या हुआ? बेनिफिट हुआ। तो क्या हुआ? बेनिफिट हुआ, जिसको डिनोट करते हैं हम बी से। तो इसका सर्वाइवल का रेट क्या होता है? डिक्रीज होता है। सर्वाइवल का चांस लिखेंगे हम, ठीक है, सर्वाइवल का चांस जो है वो डिक्रीज होता है और इसका सर्वाइवल का चांस इंक्रीज होता है। इसका सर्वाइवल का चांस इंक्रीज होता है और यहां पे सर्वाइवल का चांस डिक्रीज होता है।
यहाँ पर सर्वाइवल का चांस डिक्रीज और वहां पर सर्वाइवल का चांस क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब ये देखो, अगर हम बात करें नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, तो नेचुरल सिलेक्शन में कौन इंडिविजुअल, किस इंडिविजुअल को फेवर किया जाता है, उस इंडिविजुअल को फेवर किया जाता है जिसका सर्वाइवल चांस और रिप्रोडक्टिव चांस ज्यादा है, जिसका सर्वाइवल फिटनेस ज्यादा है, जिसका रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज्यादा है। नेचर उसको सेलेक्ट करता है ना। नेचुरल सिलेक्शन, it will select, it will select the organism, the organism whose chance of survival, whose chance of survival is more, जिसका सर्वाइवल का चांस ज्यादा होगा, नेचर उसको सेलेक्ट करता है। या फिर जिसका सर्वाइवल फिटनेस और रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज्यादा है, या फिर जिसका सर्वाइवल फिटनेस, सर्वाइवल फिटनेस या फिर रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज्यादा है, उसको नेचर सेलेक्ट करता है। ऐसा ही होता है ना। तो ये जो बिहेवियर है ना, एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर या एल्ट्रुइज्म हम जिसको बोल रहे हैं, वो अभी तक एनवायरमेंट में कैसे परसिस्ट कर रहा है, वो बिहेवियर किसी ऑर्गेनिज्म की जान तक ले ले रहा है। किस बेसिस पे, अगर वो प्रीडेटर ने उसको रिकॉग्नाइज किया, उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसकी इसकी डेथ हो गई, तो उस केस में एक्चुअल में क्या हो रहा है, उस केस में उसका सर्वाइवल का चांस कम हो रहा है, फिर भी ये बिहेवियर जो है वो नेचर के अंदर चल रहा है। अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन, द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ दैट मंकी वुड इंक्रीज हु विल नॉट गिव अलार्म कॉल। इसके अकॉर्डिंग तो ये होगा ना, जिस जो मंकी अलार्म कॉल देगा उसका जो नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन जो अलार्म कॉल नहीं देगा वो बच जाएगा, वो मंकी जो है वो बच जाएगा जो अलार्म कॉल नहीं देगा। तो यहां पर एक्चुअल में बात ये आती है, तो ये बिहेवियर जो है एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर, वो नेचर में अभी तक परसिस्ट कैसे कर रहा है, एनवायरमेंट में कैसे अभी तक वो परसिस्ट कर रहा है, उस बिहेवियर को एनवायरमेंट से इलिमिनेट होना चाहिए। तो उसके लिए हैमिल्टन ने एक थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं इंक्लूसिव फिटनेस। ओके, इसको जो एनवायरमेंट नेचुरल सिलेक्शन है, जो हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन है, कि नेचर तो किसको सेलेक्ट करता है, नेचर उसको सेलेक्ट करता है जिसका सर्वाइवल का चांस ज्यादा होता है, जिसका रिप्रोडक्शन का चांस ज्यादा होता है। और नेचुरल सिलेक्शन और एल्ट्रुइज्म का जो बिहेवियर है, जो एल्ट्रुइज्म का बिहेवियर है, उसको, उसका जो रिलेशन है, उसका क्या रिलेशन, कि नेचर जो है वो अभी तक इस बिहेवियर को क्यों रखे हुआ है, या ये बिहेवियर जो है वो एनवायरमेंट में अभी तक कैसे परसिस्ट कर रहा है, उसके लिए एक इंक्लूसिव फिटनेस की थ्योरी थी, वो हैमिल्टन के द्वारा दी गई थी, जिसका नाम क्या है, इंक्लूसिव फिटनेस। इंक्लूसिव फिटनेस ये क्या होती है भाई, ये भी पढ़नी पड़ेगी, इंक्लूसिव फिटनेस क्या होता है। तो इंक्लूसिव फिटनेस के बारे में बताया था सबसे पहले हैमिल्टन ने। इट एक्सप्लेन altruistic act in term of inclusive fitness। हैमिल्टन ने एक्सप्लेन किया altruistic एक्ट को। हैमिल्टन एक्सप्लेन द altruistic act in the form of inclusive fitness, in the form of inclusive फिटनेस की फॉर्म में हैमिल्टन ने एल्ट्रुइस्टिक एक्ट के बारे में बताया। तो भाई ये बिहेवियर जो चलता आ रहा है एनवायरमेंट में, कहीं ना कहीं इसका रिलेशन किसी दूसरी चीज के साथ है, तभी तो ये चलता आ रहा है ना, अदरवाइज तो नहीं चलता। और नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स या जिस मंकी ने कॉल नहीं दिया अलार्म कॉल, वो पॉपुलेशन में परसिस्ट करना चाहिए, उस तरह का बिहेवियर जो है वो, उस तरह का बिहेवियर जो है वो नेचर ने सेलेक्ट करना चाहिए।
लेकिन ये बिहेवियर कंटिन्यू चलते आ रहा है, ये बिहेवियर कंटिन्यू चलते आ रहा है। और इस बिहेवियर के बारे में एक्सप्लेन किया हैमिल्टन ने, किस फॉर्म में एक्सप्लेन किया? इंक्लूसिव फिटनेस की फॉर्म में इस बिहेवियर को एक्सप्लेन किया गया हैमिल्टन द्वारा, in terms of inclusive fitness, and how the altruistic behavior is maintaining by the environment, and how the altruistic behavior is maintained by the environment, maintained by the evolution, is maintained by evolution। कि इवोल्यूशन जो है, इवोल्यूशन का प्रोसेस है, उस प्रोसेस ने अभी तक इस बिहेवियर को मेंटेन कैसे किया है। कि इसको तो नेचर से गायब हो जाना चाहिए, इस बिहेवियर को गायब होना चाहिए, लेकिन ये बिहेवियर जो है नेचर में अभी भी परसिस्ट कर रहा है। इसके बारे में बताया इंक्लूसिव फिटनेस की फॉर्म में। और ये किसने बताया? हैमिल्टन ने। और इन्होंने क्या बताया? व्हेन वी मेजर द फिटनेस ऑफ ए ट्रेट, इन्होंने फर्दर आगे क्या बोला? व्हेन वी मेजर द फिटनेस ऑफ ए ट्रेट, अगर हम किसी ट्रेट की फिटनेस को मेजर करते हैं तो हमें दो बातों का ध्यान रखना है। व्हेन वी मेजर द फिटनेस ऑफ ए ट्रेट, अगर हम किसी ट्रेट की फिटनेस को मेजर कर रहे हैं तो हमें दो चीजें भी मेजर करनी चाहिए। और वो चीजें क्या है? एक तो रेसिपिएंट के बारे में देखना चाहिए हमें, और दूसरा वो जो एक्टर है, जो वो कोस्ट, अपनी कोस्ट लगा रहा है, उस चीज के बारे में देखना चाहिए। When we measure the fitness of a trait, it should also consider the effect of that trait. It should also consider, it should also consider the fitness of that trait, of that trait। ठीक है, क्या है स्टेटमेंट? When we measure the fitness of a trait, it should also consider the fitness, it should also consider the fitness of that trait or effect of fitness on that trait of other individual as well as actor। On the other individual, on the other individual as well as actor, as well as actor। So the statement is, when we measure the fitness of a trait, when we measure the fitness of a trait, it should also consider the effect of that trait on the fitness of, it should also consider the effect of that trait, consider the effect of that trait on the fitness, on the fitness of other individual, on the fitness, on the fitness of other individual as well as actor। बात समझ में आई क्या है? कि हमें एक्टर की फिटनेस और जो बेनिफिट, जिसको बेनिफिट हुआ, उसको क्या, उसकी फिटनेस के बारे में भी स्टडी करना चाहिए। तो यहाँ पे फर्दर आगे हम मूव करते हैं और आगे क्या देखते हैं कि इंक्लूसिव फिटनेस में दो कंपोनेंट्स आते हैं। इंक्लूसिव फिटनेस में दो कंपोनेंट आते हैं। इंक्लूसिव फिटनेस के दो कंपोनेंट्स होते हैं, और एक कंपोनेंट होता है डायरेक्ट फिटनेस, दूसरा कंपोनेंट होता है इनडायरेक्ट फिटनेस। इंक्लूसिव फिटनेस के दो कंपोनेंट है, एक का क्या बोलते हैं? डायरेक्ट फिटनेस, डायरेक्ट फिटनेस, और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा इनडायरेक्ट फिटनेस, इनडायरेक्ट फिटनेस। When we measure the fitness of a trait,
It should also consider the effect of that trait on the fitness of other individual as well as actor. ये बात सिंपल सी है कि अगर हम किसी ट्रेट के फिटनेस के बारे में बात करते हैं, मान के चलो हम एल्ट्रुइज्म के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, वो ट्रेट है और हमें उसके इफेक्ट को उसका जो इफेक्ट है रेसिपिएंट की फिटनेस पे क्या होगा, एक्टर की फिटनेस पे क्या होगा, उन दोनों चीजों को कंसीडर करना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है ये अगर आपको अभी इससे समझ में आ गई तो अच्छा है। और वो चीजें जो हैं, देखो वो चीजें कौन कौन सी चीजें, कि एक्टर की फिटनेस के ऊपर इफेक्ट, और दूसरा किसकी फिटनेस के ऊपर इफेक्ट, रेसिपिएंट की फिटनेस के ऊपर इफेक्ट। ये है अदर इंडिविजुअल जो लिखा है ना, ये है रेसिपिएंट। ये क्या है, ये है रेसिपिएंट, इसकी फिटनेस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो ये जो डायरेक्ट इफेक्ट है ना, ये शो कर रहा है एक्टर की फिटनेस को, और ये डायरेक्ट फिटनेस जो है ये बाय प्रोड्यूसिंग इट्स ओन ऑफस्प्रिंग, by producing its own offspring। समझो, समझो क्या है, अगर कोई ट्रेट है एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर शो कर रहा है, मान के चलो एक ट्रेट है, हमने उसको एल्ट्रुइज्म का नाम दिया, एल्ट्रुइज्म या एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर है, वो भी एक ट्रेट है, वो बिहेवियर भी क्या है, एक ट्रेट है। तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर, फिटनेस के ऊपर। तो ये जो डायरेक्ट फिटनेस जो आपको शो की गई है, ये फिटनेस किसकी है, ये फिटनेस है एक्टर की। ये फिटनेस क्या है, एक्टर की। क्योंकि इंक्लूसिव फिटनेस में दो चीजें इंक्लूड होती है, एक होती है डायरेक्ट फिटनेस जो कि एक्टर की फिटनेस होती है बाय प्रोड्यूसिंग इट्स ओन ऑफस्प्रिंग। अगर एक्टर अपने खुद के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है उसको बोलेंगे हम डायरेक्ट फिटनेस, उसको क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट फिटनेस। और दूसरा क्या है, providing aid to closely relative, providing aid to closely relative to produce extra offsprings कि जो जिसको बेनिफिट हुआ है, जिसकी उसने जान बचाई है, वो इस एक्टर से कितने ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, उसको हेल्प किया है किसने, इसने। और ये है इनडायरेक्ट फिटनेस, ये है इनडायरेक्ट फिटनेस कि जो एक्टर था उसने अपनी जान गवाई इस चीज में, और उसने जिसको बचाया वो इस एक्टर से कितने ज्यादा ऑफस्प्रिंग ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता था। बाय प्रोवाइडिंग एड टू क्लोजली रिलेटिव टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा ऑफस्प्रिंग who share many of those genes, who share many of those genes, who share many of those genes। अब ये कौन से जीन्स की बात चल रही है, ये वो जीन्स की बात चल रही है जो एल्ट्रुइस्टिक जीन है, जो एल्ट्रुइस्टिक जीन है, या जिन जीन्स को उन्होंने शेव किया। टू प्रोवाइडिंग एज टू क्लोजली रिलेटिव टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा ऑफस्प्रिंग हु शेयर मेनी ऑफ दोज जीन्स। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर एक्चुअल कंक्लूजन ये आता है कि भाई ये अगर मंकी का एग्जांपल हो, मंकी क्या था, मंकी था एल्ट्रुइस्ट या एक्टर था, उसने बचाया पूरे ग्रुप को, पूरे ग्रुप को बचाया। अगर मंकी खुद जिंदा रहता तो वो कुछ थोड़े बहुत ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता था, लेकिन उसने अपनी जो जो एक फैमिली का स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, वो जो ग्रुप बनाया हुआ था, उसने उस पूरे के पूरे ग्रुप को बचाया। तो उसने कितने जीन्स को बचाया, ये देख लो, पूरे ग्रुप को बचाया। अब वो मान के चलो कि अगर 5 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता पूरी लाइफ टाइम में, हम सपोज कर रहे हैं, और ये पूरे का पूरा जो ग्रुप है ये 8-10 इंडिविजुअल्स का है और ये 20 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहां पर इंक्लूसिव या इनडायरेक्ट फिटनेस हमें ज्यादा देखने को मिल रही है एज कंपेयर टू द डायरेक्ट फिटनेस, एज कंपेयर टू द डायरेक्ट फिटनेस। अब आगे हम ये देखेंगे कि जो नेचुरल सिलेक्शन जो था ना भाई, हमने देखा अभी तक कि ये जीन्स या ये बिहेवियर जो है वो इवोल्यूशनरी जो है वो चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है।
नेचुरल सिलेक्शन इसको फेवर कर रहा है। तो नेचुरल सिलेक्शन उसको फेवर क्यों कर रहा है, उसको डिस्क्राइब किया गया है हैमिल्टन रूल एंड किन सिलेक्शन में। इसमें डिस्क्राइब किया गया है हैमिल्टन रूल एंड किन सिलेक्शन। तो यहां पर आता है सबसे पहले हैमिल्टन रूल, यहां पर आता है हैमिल्टन रूल। और हैमिल्टन रूल क्या बताएगा, चलो वो देखते हैं। हैमिल्टन रूल ये बोलेगा कि एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर को फेवर कब किया जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन या नेचर जो है वो एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर को कब फेवर करेगी, उसके बारे में इसने बताया। तो ये हैमिल्टन रूल क्या है, ये क्वांटिटेटिव मेजर है फॉर प्रेडिक्टिंग व्हेन द नेचुरल सिलेक्शन विल फेवर एल्ट्रिस्टिक एक्ट। तो ये क्या है, एक इट इज ए क्वांटिटेटिव मेजर, इट इज ए quantitative measure, it is a quantitative measure predicts it is a quantitative measure predicts when the natural selection, when the natural selection will favor, when the natural selection will favor the altruistic act, will favor the altruistic act। इस altruistic act को नेचुरल सिलेक्शन कब फेवर करेगा, उस चीज का ये एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, या क्वांटिटेटिवली हमने उसको मेजर किया हुआ है। इसके बारे में क्या है कि एक स्टेटमेंट है, या आप ये मान के चलो कि एक रूल है कि वो फॉलो होना चाहिए, तभी एल्ट्रिस्टिक जीन जो है वो फेवर किया जाएगा बाय द नेचुरल सिलेक्शन। तो an altruistic gene, an altruistic gene will be favored by, an altruistic gene will be favored by natural selection, by natural selection when it satisfy, when it satisfy certain conditions, certain conditions। इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि कोई जो अपना ये है एल्ट्रिस्टिक जीन नेचुरल सिलेक्शन द्वारा कब फेवर किया जाएगा, जब वो जीन कुछ कंडीशंस को, उन कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। और उन कंडीशंस को क्या बोला जाएगा, उन कंडीशंस को बोला जाएगा क्या, द कंडीशंस विल बी कॉल्ड एज हैमिल्टन रूल। उन कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे, कंडीशंस को बोलेंगे हम हैमिल्टन रूल, हैमिल्टन रूल। और ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ये है आर बी शुड बी ग्रेटर देन सी, स्मॉल आर स्मॉल बी शुड बी ग्रेटर देन सी when certain conditions are satisfied, when it satisfies certain condition। आप कैसे भी लिख सकते हो। अब C क्या है, C है कोस्ट, C क्या है, C है कोस्ट। और ये कौन, जो एक्टर है ना, वो जो कोस्ट दे रहा है उस बिहेवियर में, उसकी कोस्ट है। B क्या है, B है बेनिफिट, B क्या है, B है बेनिफिट, B क्या है, B है बेनिफिट, बी इज बेनिफिट। और बेनिफिट किसको हुआ, रेसिपिएंट को हुआ। बेनिफिट किसको हुआ, बेनिफिट हुआ रेसिपिएंट को, जो बेनिफिट हुआ वो है बी। और आर क्या है, आर देखो आर क्या है, आर इज द कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस। आर क्या है, आर है स्मॉल आर जो है वो कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस। आर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस। किस किस के बीच में रिलेटेडनेस, जो डोनर है ना, जो डोनर है, बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट, बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट। डोनर कौन, एक्टर, रेसिपिएंट कौन, जिसको फायदा हुआ।
जिसको फायदा हुआ। तो आर इज द कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट, कि डोनर और रेसिपिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, आर उसको दर्शाता है कि अगर वो सन और क्या है, सन और फादर है, मदर और डॉटर है, सिबलिंग्स है, तो आर की वैल्यू बदलती रहती है। तो आर की वैल्यू बदलती रहती है। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट सी इज द कॉस्ट इनकर्ड बाय एल्ट्रुइस्ट। यहां पर एक्टर लिखो, यहां पर एल्ट्रुइस्ट लिखो, एक ही बात है कि एल्ट्रुइस्ट को कितनी कॉस्ट देनी पड़ी। बी कि रेसिपिएंट को बेनिफिट कितना हुआ, और आर क्या है, आर इज द रिलेटेडनेस बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट। डोनर ये है, यहां डोनर भी लिख सकते हैं, यहां क्या लिख सकते हैं, यहां डोनर भी लिख सकते हैं। ये है डोनर, ये है रेसिपिएंट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसको बोला जाता है क्या, कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस। अब हमने ये तो बात कर ली कि कॉस्ट हो गया, बेनिफिट हो गया। अब इन कॉस्ट और बेनिफिट्स को कैसे मेजर किया जाता है, तो इनको मेजर किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सक्सेस। किस टर्म में, रिप्रोडक्टिव सक्सेस के टर्म में इनको मेजर किया जाता है। द कॉस्ट एंड द बेनिफिट आर मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ या इन द टर्म ऑफ रिप्रोडक्टिव सक्सेस। कॉस्ट एंड benefits are measured in the term of reproductive success, in the term of reproductive success। रिप्रोडक्टिव सक्सेस की फॉर्म में कॉस्ट को मेजर किया जाता है और बेनिफिट को मेजर किया जाता है, इन दोनों को मेजर किया जाता है। और कॉस्ट क्या है, हाउ मैनी फ्यूअर्स ऑफस्प्रिंग एंड एल्ट्रुइस्ट प्रोड्यूस। कॉस्ट क्या है, जैसे हमने पहले लिखा था ना कॉस्ट, जिसको हमने डायरेक्ट फिटनेस और इनडायरेक्ट फिटनेस की फॉर्म में बताया था ये, तो कॉस्ट क्या आएगी, कॉस्ट आएगी हाउ मैनी फ्यूअर ऑफस्प्रिंग्स एंड एल्ट्रुइस्ट प्रोड्यूस। हाउ मैनी फ्यूअर ऑफस्प्रिंग्स, फ्यूअर ऑफस्प्रिंग्स एंड एल्ट्रुइस्ट प्रोड्यूस। कि वो जो एल्ट्रुइस्ट था वो कितने, कम से कम कितने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता था। और बेनिफिट को हम कैसे मेजर करते हैं, बेनिफिट को मेजर इस ऐसे करते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ एक्स्ट्रा ऑफस्प्रिंग्स दैट बेनिफिशियरी ऑफ एल्ट्रुइस्टिक एक्ट प्रोड्यूस। नंबर ऑफ एक्स्ट्रा ऑफस्प्रिंग्स, बेनिफिट क्या है, बेनिफिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज नंबर ऑफ एक्स्ट्रा ऑफस्प्रिंग्स, एवरेज नंबर of extra offsprings, average number of extra offsprings that produced by the recipient, that produced by the recipient or the produced by the beneficiary of altruistic act, by the beneficiary। मैंने ये लिख दिया कि जिसको बेनिफिट हुआ है वो कितने ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। मान के चलो एक ऑर्गेनिज्म था, उसने दूसरे ऑर्गेनिज्म को बचाया, जितना वो प्रोड्यूस कर सकता था उतना ही तो वो प्रोड्यूस करेगा। वो एक्स्ट्रा कहां से प्रोड्यूस करेगा, अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं तो इस केस में डिसाइडिंग फैक्टर कौन रहेगा, इस केस में डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा आर, क्योंकि बी और सी अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएंगे। बी और सी जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएंगे, तो यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर कौन रहने वाला है, द डिसाइडिंग फैक्टर विल बी द आर। तो द एवरेज, अब कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस के बारे में एक और भी बात कर देते हैं। हमने बात की थी ना कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस क्या होता है, कि दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब इसको डिफाइन करते हैं हम, किस बेसिस पे हम इसको डिफाइन करेंगे कि दो ऑर्गेनिजम्स कितने जीन्स शेयर कर रहे हैं। ओके, एवरेज प्रोपोर्शन ऑफ जीन शेयर्ड बाय टू इंडिविजुअल्स।
एवरेज proportion average proportion of genes shared by two individuals, shared by two individuals, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस। तो क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस, कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस। कि कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस क्या होगा कि दो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कितना पोर्शन प्रोपोर्शन जीन्स का शेयर्ड करते हैं आपस में, उसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस। ठीक है, चलो अब एग्जांपल्स की बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। उससे पहले, अगर जितनी ज्यादा आर की वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा आर की वैल्यू होगी, उतना ही क्या होगा? उतना ही एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा, उतना ही ज्यादा हमें एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर देखने को मिलेगा। तो द हायर द वैल्यू ऑफ आर, greater the probability that recipient of altruistic behavior will progress the gene for altruism, will progress the gene for altruism। सिंपल सी बात ये है, सिंपल सी बात ये है कि जितना ज्यादा उनमें क्लोजनेस रहेगी, उतना ही वो जो रेसिपिएंट होगा वो उस जीन को आगे फेवर करेगा, उस जीन को आगे फेवर करेगा। तो मैं स्टेटमेंट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जाम में आ सकती हैं, और ये स्टेटमेंट्स बहुत जरूरी है, स्टेटमेंट्स का पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको आपको सारी चीजें आपको एक जगह से मिल जाए वो ज्यादा बेटर रहेगी, इसलिए मैं स्टेटमेंट यहां पे लिख रहा हूं। हायर द वैल्यू ऑफ आर, ग्रेटर द प्रोबेबिलिटी, हायर द वैल्यू ऑफ आर, higher the value of r, greater is the probability that the beneficiary, that the, या फिर आप उसको रेसिपिएंट भी लिख सकते हो। बेनिफिशियरी और रेसिपिएंट एक ही बात है भाई, यहां पर बेनिफिशियरी और रेसिपिएंट एक ही बात है। that the recipient of altruistic behavior, that the recipient of altruistic behavior will progress the gene, will progress the gene for altruism, will progress the gene for altruism। जीन ऑफ एल्ट्रुइज्म सेम बात है, ठीक है। ये होगी स्टेटमेंट, जितनी आर की वैल्यू ज्यादा होगी, उतना ही वो जो रेसिपिएंट होगा ना, वो उस जीन को आगे प्रोसेस करता रहेगा। जीन ऑफ एल्ट्रुइज्म कैन स्प्रेड बाय नेचुरल सिलेक्शन, जीन फॉर एल्ट्रुइज्म, gene for altruism can spread by, gene of altruism can spread by, can spread by natural selection। अब आ गई ना बात, बात आ गई ना कि नेचुरल सिलेक्शन उसको क्यों फेवर कर रहा है। तो यहां पे बात ये आई कि नेचुरल सिलेक्शन भी उस जीन को स्प्रेड करता है, नेचुरल उसको सेलेक्ट करता है एल्ट्रुइस्टिक जीन को। अब वो कब करेगा? as long as cost incurred by the altruist is satisfied by a sufficient amount of benefit। ठीक है, जीन जो है एल्ट्रुइज्म का, उसको नेचुरल सिलेक्शन स्प्रेड कब करेगा? कब करेगा उसको स्प्रेड? तो स्प्रेड कब करेगा, ये देखो जो अभी मैंने बताया, ये क्या है? as long as cost incurred by altruist, as long as cost incurred, as long as cost incurred by the altruist
altruist is satisfied by the benefit received by as the, देखो नेचुरल सिलेक्शन उस जीन को कब फेवर करेगा, एज लॉन्ग एज कॉस्ट इनकर्ड बाय द एल्ट्रुइस्ट इज सेटिस्फाइड द बेनिफिट रिसीव्ड बाय द रेसिपिएंट को जो बेनिफिट हुआ अगर वो ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू कॉस्ट, अगर वो कॉस्ट से ज्यादा हुआ बेनिफिट, तो क्या होगा, तो नेचुरल सिलेक्शन उस जीन को फेवर करेगा। तो नेचुरल सिलेक्शन उस जीन को फेवर करेगा। बात समझ में आई? as long as cost incurred by altruist is satisfied by sufficient amount of benefit to a sufficiently closely relative। ठीक है, ये रेसिपिएंट जो है वो कौन रहने वाला है, रेसिपिएंट रहने वाला है sufficiently closely relative, sufficiently closely relative, ये रहने वाला है। तो अभी तक हमने यहां पे क्या देखा कि अगर R की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस ज्यादा होगी, तो क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी दैट द रेसिपिएंट ऑफ एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर विल प्रोग्रेस द जीन फॉर एल्ट्रुइज्म। तो जो रेसिपिएंट होगा उस जीन को आगे जो है वो प्रोग्रेस करता रहेगा। दूसरी बात, नेचुरल सिलेक्शन जो है वो भी इस एल्ट्रुइस्टिक जीन को, या ये जो जीन है हमारा एल्ट्रुइज्म के लिए, उसको स्प्रेड करेगा। कैसे? अगर कॉस्ट जो है वो कम हो और बेनिफिट ज्यादा हो, और बेनिफिट किसको, रेसिपिएंट को, और रेसिपिएंट कौन, सफिशिएंटली क्लोजली रिलेटिव, ठीक ठाक क्लोजली रिलेटिव हो, तो ये जो जीन है वो स्प्रेड किया जाएगा बाय द नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन उसको क्या करेगी, स्प्रेड करेगी। तो the altruistic behavior is more towards closely relative. So the altruistic behavior is more towards closely relative, towards closely relatives, क्लोजली रिलेटिव्स की तरफ ये जो बिहेवियर है एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर, ये हमें ज्यादा देखने को मिलता है। और दूसरी बात, नेचुरल सिलेक्शन की बात हो रही थी ना पीछे, कि नेचर जो है वो नेचुरल सिलेक्शन उस जीन को स्प्रेड करता है, इस चीज की बात हो रही थी। तो यहां पे देखते हैं, द नेचुरल सिलेक्शन दैट फेवर एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर, नेचुरल सिलेक्शन that favors the altruistic behavior, that favors the altruistic behavior, natural selection that favor altruistic behavior towards the, or by enhancing the reproductive success of relatives, natural selection that favor the altruistic behavior by enhancing the reproductive success, of closely relative, reproductive success of closely relative is called as kin selection, is called as kin selection। इनका मतलब होते हैं परिवारजन। तो परिवारजन का सिलेक्शन, वो नेचुरल सिलेक्शन जिसकी वजह से जो परिवार वाले हैं उनका रिप्रोडक्टिव सक्सेस बढ़ता है, उस तरह के सिलेक्शन को क्या बोलते हैं, किन सिलेक्शन बोलते हैं। नेचुरल सिलेक्शन दैट फेवर एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर
बाय इनहांसिंग द रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ क्लोजली रिलेटिव इज कॉल्ड एज किन सिलेक्शन। तो इस तरह के सिलेक्शन को क्या बोलते हैं, किन सिलेक्शन बोलते हैं। और दूसरी बात की एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर जो है वो क्लोजली रिलेटिव की तरफ ज्यादा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, वो ज्यादा रहेगा। चलो अब देखते हैं आर की बात करते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस की, है ना, क्योंकि वो जरूरी था। और दूसरी बात ये है कि एल्ट्रुइज्म जो है वो एडवांटेजियस है किसके ऊपर, ग्रुप में। एल्ट्रुइज्म इज बेनिफिशियल या एल्ट्रुइज्म इज एडवांटेजियस एट ग्रुप लेवल, इज एडवांटेजियस एट ग्रुप लेवल, एट ग्रुप लेवल। तो ये जो हमारे पास एल्ट्रुइज्म है ये बेनिफिशियल होता है किस पे, ग्रुप लेवल के ऊपर। इसलिए ये एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ये एक ग्रुप सिलेक्शन होता है। क्या होता है, ग्रुप सिलेक्शन। कि जो एल्ट्रुइस्टिक इंडिविजुअल होता है, जो एल्ट्रुइज्म बिहेवियर शो कर रहा है, वो अपने ग्रुप को भी बचाता है, एनिमल्स को भी बचाता है। जैसे कि हमने मंकी में देखा, वॉरवेट मंकी में देखा, वो क्या था, एक ग्रुप सिलेक्शन था। हमने इसके अंदर जो हमारे इंसेक्ट थे, बी में हमने देखा वो क्या था, वो भी एक ग्रुप सिलेक्शन था। चलो कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, आर, कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस। कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस, आर से जिसको डिनोट किया था। अब हमने क्या देखा, हमने देखा जितनी ज्यादा वैल्यू होगी आर की, उतना ही नेचर फेवर करेगा उसको, किसको, उस एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर को। बात समझ में आ गई। जितनी ज्यादा आर की वैल्यू होगी उतना ही नेचर उसको फेवर करेगा, एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर को उतना ही फेवर करेगा नेचर। जितनी ज्यादा वैल्यू आर की, उतना ही ज्यादा नेचुरल सिलेक्शन उसको फेवर करेगा। अब ये कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस है, मान के चलता हूं मैं, अगर आपकी बात कर रहा हूं, अगर आप खुद को कंसीडर करो, उससे फिर हम आगे बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप टू यू, रिलेशनशिप टू यू। अब यू कौन है, यू हो आप, और आप क्या शो कर रहे हो, एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर। आप क्या शो कर रहे हो, एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर। और दूसरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस, जिसको बोला है आर, कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस, कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस। अब रिलेशनशिप टू यू एंड कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस जो कि क्या है, स्मॉल आर। अगर मैं बात करूं कि आपका, आपसे, योर सेल्फ, अगर आपकी खुद से ही रिलेटेडनेस निकालें तो वो आती है एक। क्योंकि आप अपने से कितने जीन शेयर करते हो, कितना प्रोपोर्शन शेयर करते हो, कंप्लीट शेयर करते हो, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस आ गई 1। और अगर आपका कोई आइडेंटिकल ट्विन है, क्या है, कोई आपका आइडेंटिकल ट्विन, आइडेंटिकल ट्विन, तो भी ये कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्योंकि दो आइडेंटिकल ट्विन्स का जीनोम ऑलमोस्ट सेम रहता है, बशर्ते वो डायाजाइगोटिक ट्विन ना हो। ठीक है, ये हो गया आइडेंटिकल ट्विन्स के बारे में। अगर बात करो पेरेंट्स, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, पेरेंट्स, तो आप मम्मी का 50% प्रपोर्शन लिए हुए हो, पापा का 50%। कैसे भाई, मम्मी से आया, ठीक है, ये पापा से आया स्पर्म जिसमें कंडीशन क्या है, एन। मम्मी से आया एग जिसमें कंडीशन क्या है, एन। ये क्या बना, 2n बना। तो हाफ पोर्शन आपका आया है मम्मी से, हाफ पोर्शन आया है पापा से, इसका, जीन्स का। तो अगर पेरेंट्स, आप अगर अपने पेरेंट्स और अपने चाइल्ड के साथ देख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस, तो ये आता है 1/2, और हम इसको लिख सकते हैं 0.5, ऐसे लिख, पेरेंट्स और चाइल्ड के साथ कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस आता है। और ग्रांड पेरेंट्स और ग्रांड चाइल्ड, अगर हम बात करें ग्रांड पेरेंट्स और ग्रांड चाइल्ड, तो आएगा 1/4।
और 0.25 ये है, ये आर की वैल्यू चल रही है कि आर की वैल्यू क्या रहेगी, जितनी ज्यादा आर की वैल्यू उतना ही जो है वो एल्ट्रुइज्म या एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा। अगर सिबलिंग्स की बात करें, सिबलिंग्स सिबलिंग्स में ये होता है 1/2। अगर हम सिबलिंग्स की बात करें तो सिबलिंग्स में आता है ये 1/2। चलो ये हो गया। अंकल और आंट की बात करें तो ये कितना होता है, या हाफ सिबलिंग की बात करें तो ये आएगा 1/4। हाफ सिबलिंग्स की बात करें तो ये आएगा 1/4। अंकल और आंट की बात करें तो ये आएगा 1/4। 1/4 ठीक है। अंकल और आंट की बात करें तो 1/4, और नेफ्यू भी हो गया तो भी 1/4। और अगर मैं बात करूं nth लेवल एंसेस्टर, एन लेवल एन लेवल के एंसेस्टर की अगर बात करें, अगर एन लेवल के एंसेस्टर की बात करें कि एन लेवल का कोई एंसेस्टर है हमारा, तो उससे हमारा कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस क्या होगा, 1/2 raised to power n। अगर वो 2 है सेकंड लेवल पे तो 2 to the power 2, मतलब ग्रांड पेरेंट्स और ग्रांड चाइल्ड की बात हो रही है। तो ये था हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस। और एल्ट्रुइज्म बिहेवियर जो है वो एडवांटेजियस है ग्रुप के लिए, इसलिए इसको ग्रुप सिलेक्शन बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एल्ट्रुइज्म, और हमारे पास हो गया हैमिल्टन रूल एंड किन सिलेक्शन। अब हम बात करते हैं रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म के बारे में। भाई एल्ट्रुइज्म में क्या था, एल्ट्रुइज्म में ये था कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी एक स्पीसीज के रिलेटिव मेंबर के लिए कुछ कॉस्ट पे कर रहा था, जो कि उसकी खुद की लाइफ भी हो सकती थी उसको बचाने के लिए। रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म जो है वो थोड़ा सा अलग है एल्ट्रुइज्म से। यहां पर क्या देखने को मिलता है, मान के चलो एक मेंबर है किसी स्पीसीज का, वो किसी दूसरे मेंबर को बचा रहा है और वो मेंबर उसका क्लोजली रिलेटिव भी नहीं है, तो वो उसको बचा रहा है या कुछ कॉस्ट पे कर रहा है। और दूसरी बात, अगर एक इंडिविजुअल है वो किसी दूसरे इंडिविजुअल को बचा रहा है, वो भी दूसरी स्पीसीज का, किसी दूसरी स्पीसीज के इंडिविजुअल को बचा रहा है, वो भी क्या है, रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म। या वो कुछ कॉस्ट पे कर रहा है और दूसरे को बेनिफिट दे रहा है, तो भी क्या है वो, एल्ट्रुइज्म। लेकिन ये एल्ट्रुइज्म कब आएगा, जब हमें ये दिखेगा, जब हमें ये दिखेगा कि सामने वाले से हमें कुछ बेनिफिट होगा भविष्य में, तब इस तरह का बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। और दूसरी बात, एक ऑर्गेनिज्म जो है जो कि क्या है, एक्टर, जो उस तरह का बिहेवियर शो करेगा, और दूसरा है रेसिपिएंट। इन दोनों को आपस में जानना चाहिए, एक दूसरे को, एक दूसरे से मिले हुए होने चाहिए 2-3 बार, तब रेसिप्रोकल बिहेवियर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो ये रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म क्या है, ए केस ऑफ एल्ट्रुइज्म अमंग अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है, ये है ए केस ऑफ एल्ट्रुइज्म, ए केस ऑफ एल्ट्रुइज्म अमंग अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, अमंग अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के बीच में ये एल्ट्रुइज्म का केस होता है। और ये अनरिलेटेड में क्या क्या हो सकते हैं, इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। भाई यहां पर दो चीजें हैं, ठीक है, केवल डिफरेंट स्पीसीज ही नहीं है, यहाँ पे अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स है। ये खुद के फैमिली के नहीं भी हो सकते हैं, ये दूर के रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, या फिर ये अनरिलेटेड, मतलब एक पॉपुलेशन ये है, दूसरी पॉपुलेशन ये है, इस पॉपुलेशन का इंडिविजुअल इस पॉपुलेशन वाले इंडिविजुअल के लिए एल्ट्रुइस्टिक एक्ट शो कर रहा है, उसको बोलेंगे रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म। सच बिहेवियर कैन बी अडेप्टेड, such behavior such behavior can be adapted। ऐसा बिहेवियर कब अडेप्ट किया जा सकता है,
ऐसा बिहेवियर तब अडेप्ट किया जाता है इफ द एडिड इंडिविजुअल रिटर्न द फेवर इन फ्यूचर। इफ aided individual return the benefit in future, return the benefit in future। तो ये जो है, ये रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म जो है ना, ये आजकल की दोस्ती है ना, ये आजकल की दोस्ती है। अगर जिसने हेल्प किया है, एडिड इंडिविजुअल जिसने हेल्प किया है, अगर उसको लगेगा कि फ्यूचर में मुझे बेनिफिट मिलेगा, तभी ये इस तरह का बिहेवियर शो करेगा, रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म का। फॉर सच बिहेवियर टू वर्क, टू ऑर्गेनिजम्स नीड नॉट टू बी रिलेटिव। फॉर सच बिहेवियर टू वर्क, देखो मैं यहां शॉर्ट में लिख देता हूं, टू ऑर्गेनिजम्स need not to be relative, तो ऑर्गेनिजम्स को रिलेटिव्स होना जरूरी नहीं होता इस तरह के बिहेवियर के लिए। need not to be the relative nor even to be the member of same species, two organisms need not to be the relatives nor to be the individuals of same species, not to be the individuals of same species। उनको ना तो सेम स्पीसीज का होना जरूरी है और ना ही उनको रिलेटिव होना जरूरी है, फिर भी वो एल्ट्रुइज्म बिहेवियर शो कर देंगे। इसको क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म। और दूसरा ये मैंने अभी बताया था कि दोनों ऑर्गेनिजम्स को इंटरेक्ट करना चाहिए एक दूसरे के साथ एक बार से ज्यादा। इट इज नेसेसरी दैट इंडिविजुअल्स शुड इंटरेक्ट विद ईच अदर मोर देन वंस। इट इज नेसेसरी that individuals, it should be necessary that individuals should interacted more than once, एक बार से ज्यादा दोनों का इंटरेक्शन होना जरूरी है, तभी एक इंडिविजुअल दूसरे के लिए इस तरह का बिहेवियर शो करेगा। And they have the ability to recognize other individual, they should have the ability to recognize each other, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करना भी जरूरी है। उनके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। मैं दे किस लिए वर्ड यूज कर रहा हूं? दे मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, एक तो जो रेसिपिएंट है और दूसरा क्या है? डोनर है। एक क्या है? डोनर है, एक क्या है? डोनर है, दूसरा क्या है? रेसिपिएंट है। दूसरा क्या है? रेसिपिएंट है। एक को फायदा हो रहा है, तो दे वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं, एक रेसिपिएंट है और दूसरा क्या है? डोनर है। मैंने क्या बोला कि दे शुड हैव द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ईच अदर, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी होनी चाहिए इन दोनों के अंदर। और क्या है? एंड विद whom दे हैव इंटरेक्टेड इन पास, रिकॉग्नाइज ईच अदर। ओके बस ठीक है, इतना ही। तो ये था हमारे पास रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म। चलो एक बार मैं इसको रिवाइज करवा देता हूं, आपको रिवाइज करवा देता हूं, और एक ये समरी जैसा हो जाएगा। देखो इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? इकोलॉजी में हम किसी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं कि वो बिहेवियर पर्टिकुलर बिहेवियर जो है वो कब, क्यों, कैसे इवोल्व हुआ और कैसे एक्सप्रेस हुआ, और उस बिहेवियर का उस ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है। दूसरी बात, हम उस बिहेवियर का इकोलॉजिकल और इवोल्यूशनरी बेसिस पढ़ते हैं, उस बिहेवियर का इकोलॉजिकल और इवोल्यूशनरी बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। तो मोस्टली जो बिहेवियरल स्टडी है वो उस ऑर्गेनिज्म के एक तो रिप्रोडक्शन के ऊपर की गई है, दूसरा जब वो फूड कैप्चर करता है उस चीज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हुई है या स्टडी हुई है, और तीसरा कि वो
प्रीडेटर से कैसे बचता है उसके ऊपर स्टडी हुई है। अब यहां पर आता है एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपनी कॉस्ट की परवाह किए बिना दूसरे ऑर्गेनिज्म को बचाता है, दैट इज एल्ट्रुइज्म, और दूसरे ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है। अब यहाँ पे बचाता है और बेनिफिट है वो एक ही बात है, आप कंसिडर करो इसको, ठीक है। बेनिफिट और सेव एक ही बात है भाई, अगर वो बचा लिया तो भी उसका बेनिफिट ही हुआ ना। तो यहाँ पे केवल दो चीजें इंक्लूड होती है, एक तो डोनर जिसको एक्टर भी बोलते हैं, जिसको एल्ट्रिस्ट भी बोलते हैं। दूसरा होता है रेसिपिएंट, जो कि क्या होता है, बेनिफिशियरी होता है, जो कि क्लोजली रिलेटिव भी होता है एल्ट्रुइज्म के केस में। और ये सोशल स्ट्रक्चर्स में हमें देखने को मिलता है, जो ऑर्गेनिज्म सोशल ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं उनमें हमें देखने को मिलता है। जैसे कि वारवेट मंकी, एक मंकी अलार्म कॉल देता है पूरे ग्रुप को ताकि वो उनको बचा सके कि भाई प्रीडेटर आ रहा है। अब प्रीडेटर का जो अटेंशन है वो अलार्मिंग मंकी की तरफ हो जाता है, उसके तो लाइफ के कॉस्ट जो है वो लग गया है ना, उसकी तो लाइफ जो है वो डामाडोल हो गई भाई। अगर प्रीडेटर ने उसको पकड़ के मार दिया तो उसने अपनी, ये मान के चलो कि लाइफ का कॉस्ट दिया है, और वो बचाया है उसने पूरे के पूरे ग्रुप को। दिस इज एल्ट्रुइज्म। अब इनमें सोशल ऑर्गेनिजम्स में भी हमें इस तरह का बिहेवियर देखने को मिलते हैं। तो एल्ट्रुइस्ट होता है जिसकी एक कॉस्ट लगती है, एक बेनिफिट होता है जिसको एक बेनिफिट होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को, जिसको बचाया है एक्टर ने, जिसको बचाया एक्टर ने। एक्टर कौन है, एल्ट्रुइस्ट, जो कि वो बिहेवियर शो कर रहा है। चलो, और एक को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर नेचुरल सिलेक्शन की अगर बात करें तो नेचर उस इंडिविजुअल को सिलेक्ट करता है, उस बिहेवियर को सिलेक्ट करता है जो उस इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव सक्सेस या उसका सर्वाइवल सक्सेस को बढ़ाए। लेकिन यहां पे ये जो एल्ट्रुइस्ट है इसकी तो लाइफ का जो सक्सेस रेट है वो कम है, क्योंकि वारवेट मंकी की बात करें तो अलार्म कॉल जिसने दिया है उसका जो सक्सेस है वो कम होना चाहिए, या फिर ये बिहेवियर निकलना चाहिए यहां से, क्योंकि इस बिहेवियर की वजह से एक ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइवल फिटनेस है वो दांव पे लग जाती है। तो फिर नेचर के अंदर ये बिहेवियर कर क्या रहा है, नेचर ने कैसे सेलेक्ट करके रखा है। तो इस पे हैमिल्टन ने दो बातें बताई हैं, एक रूल इंक्लूसिव फिटनेस की फॉर्म में हैमिल्टन ने एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर को बताया है, और ये बताया कि जब इंक्लूसिव फिटनेस या हम किसी ट्रेट की फिटनेस को मेजर करते हैं तो हम उस ट्रेट की फिटनेस को रेसिपिएंट में भी मेजर करते हैं और डोनर में भी मेजर करते हैं। तो इंक्लूसिव फिटनेस जो है, जिसके बारे में बताया किसने, जिसके बारे में बताया हैमिल्टन ने, उसने बोला कि इंक्लूसिव फिटनेस के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो डायरेक्ट फिटनेस कि भाई जो इंडिविजुअल एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर शो कर रहा है उसको वो कितने ऑफस्प्रिंग खुद के प्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा इनडायरेक्ट फिटनेस, तो इनडायरेक्ट फिटनेस किसको होती है, इनडायरेक्ट फिटनेस होती है रेसिपिएंट्स को, जो कि क्लोजली रिलेटिव होते हैं, उनको क्या होती है इनडायरेक्ट फिटनेस, कि वो कितने ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। हैमिल्टन रूल क्या कहता है कि नेचर जो है वो एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर या एल्ट्रुइस्टिक जीन को कब सेलेक्ट करेगा, जब वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, उस कंडीशन का नाम है हैमिल्टन रूल। और हैमिल्टन रूल क्या होता है, आर बी शुड बी ग्रेटर देन सी, कि उसको जो बेनिफिट हुआ है वो साथ में उसका कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू कॉस्ट, जो कि एक्टर ने अदा की है कॉस्ट उससे ज्यादा होनी चाहिए। और कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस का क्या लेना देना है, जो जितने ज्यादा क्लोज होंगे उसका कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये सब बातें थी जो अभी हमने देखी। और एक था हमारे पास रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म। तो रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म दो स्पीसीज या फिर अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के बीच में हमें देखने को मिलता है, तो इसको देख लेना ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। 2023 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है, और वो भी स्टेटमेंट बेसिस के ऊपर, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे स्टेटमेंट सारी की सारी लिखवाई है। हमने एल्ट्रुइज्म देखा, हैमिल्टन रूल एंड किन सिलेक्शन देखा, हमने रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म देखा। ये थी आज की क्लास की समरी। हमारी एक दो क्लासेस और आएंगी जिसमें हम क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, और इकोलॉजी इवोल्यूशन के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं अगली क्लास में। आई होप कि आपको सभी को
चीज़ें ठीक लग रही हैं, आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, और कुछ इश्यू आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हमें शेयर कर सकते हैं जो भी इश्यूज हैं आपके। तो तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बस इसी के साथ हम बोलेंगे ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द एस्पायरेंट्स ऑफ CSIR नेट दिसंबर 2023। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।